नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट इलाइट में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों बिहार एसएससी का सीरीज आ रहा था, थोड़ा तबीयत खराब होने के कारण दोस्तों बीच में ये सीरीज बंद हो गया है। अब फिर लगातार ये सीरीज चालू हो जाएगा। तो दोस्तों बिहार स्पेशल से हम लोग क्वेश्चन बना रहे थे, 20-20 क्वेश्चन का हम लोग सेट कर रहे थे, जो स्पेशली बिहार एसएससी के लिए ही मतलब प्रेफर्ड बिहार स्पेशल का क्वेश्चन था। BSSC के लिए ज़्यादा हम लोग प्रेफर्ड मतलब क्वेश्चन है। तो देखते हैं दोस्तों आज से पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, अकबर ने बंगाल तथा बिहार के मुगल साम्राज्य में मिलाया। बोल रहा है अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था। तो अकबर ने बोल रहा है अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया। तो अकबर ने बिहार तथा बंगाल को एक बार मिलाया था 1576 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है, किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगर की स्थापना पर पटना शहर बसाया था। बोल रहा है किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगर के स्थान पर पटना शहर बसाया था। तो शेरशाह सूरी है जो दोस्तों पटना शहर बसाया था। क्वेश्चन नंबर 3 पे आए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, मध्यकाल के किस शासक के शासनकाल में बिहार का समूचे उत्तर भारत में राजनीतिक प्रभाव रहा। बोल रहा है मध्यकाल में कौन सा शासक था जो उत्तर भारत में, ठीक है ना, बिहार के उत्तर भारत में पूरे शासन किया था। तो वो था दोस्तों शेरशाह सूरी। आप सभी को पता होगा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का मकबरा भी है दोस्तों, कहाँ, सासाराम में। क्वेश्चन नंबर 4 पे आए दोस्तों। मुगल के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया। बोल रहा दोस्तों मुगल के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया था। तो मुगल के पतन के बाद दोस्तों सभी को पता होगा कि बंगाल में जो था वो नवाबों का राज चल रहा था। और मुगल का जब पतन हुआ दोस्तों तो उस समय फिर बंगाल के जो नवाब थे उनका राज हो गया था बिहार में। तो बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया था जो बिहार था दोस्तों, मुगल के पतन के बाद बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 5 पे है दोस्तों। सम्राट शाह आलम द्वितीय, बोल रहा दोस्तों सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। मतलब देखिए शाह आलम जो द्वितीय थे दोस्तों, आप सभी को पता होगा इलाहाबाद की संधि हुआ था 12 अगस्त 1765 को। कब दोस्तों, 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दोस्तों, किस मुसलमान शासक के शासनकाल में, बोल रहा है किस मुसलमान के शासनकाल में बिहार की खोई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई थी। ऐसा कौन सा मुसलमान शासक था जो बिहार की खोई प्रतिष्ठा को पूर्ण रूपेण से आंशिक रूप से उन्होंने उजागर किया था। तो वो थे दोस्तों शेरशाह सूरी के शासनकाल में। कौन थे दोस्तों, शेरशाह सूरी के शासनकाल में बिहार का प्रतिष्ठा फिर से आंशिक रूप से उत्थान हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए दोस्तों। बिहार का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था। बोल रहा है बिहार में जो पहला विश्व का, ऐसे बिहार का भी बोलिए, विश्व का पहला गणतंत्र आप सभी को पता होगा दोस्तों लिच्छवी गणराज्य था, ठीक है ना। तो जो वैशाली की राजधानी था तो लिच्छवी के किसके दोस्तों, वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था, लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए दोस्तों। बिंबिसार ने निम्नलिखित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। देखिए बिंबिसार एक ऐसा राजा था दोस्तों, ये साम दंड दाम भेद, एक कहावत है दोस्तों, आप लोगों ने भी सुना होगा कि साम दंड दाम भेद। बिंबिसार एक ऐसा शासक था दोस्तों, या तो वो लड़ाई से अपने बगल वाले राज्य को हड़प लेता था, या फिर वहां क्या करता था, वहां से वैवाहिक संबंध बना लेता था। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, वैवाहिक संबंध बनाने से क्या हो जाता है कि आप वहां के प्रतिष्ठित, जाहिर सी बात है आप राजा हैं तो राजा के ही पुत्री से ही विवाह करिएगा। राजा की पुत्री से विवाह करने से क्या होता है, राजा की जो पुत्री होते थे वो अपने पुत्री को दान में बहुत सारे जमीन जायदाद थे वो दिया करते थे। उससे क्या हो जाता था कि एक क्षेत्र उनके नाम से हो जाता था जो उनकी पुत्री से विवाह करते थे। तो ये चीज थी दोस्तों। तो बिंबिसार क्या करते थे, या तो लड़ाई से या तो शादी ब्याह से वो इस तरह से अपने आसपास के जो राज्य थे उनको हड़पते थे। तो वही बोल रहा है दोस्तों, बिंबिसार ने निम्नलिखित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था। बोल रहा है किससे वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था। तो दोस्तों इसका आंसर है विदेह। विदेह से उन्होंने वैवाहिक संबंध नहीं स्थापित किया था। कौशल से भी स्थापित किया था, मध्य नरेश से भी स्थापित किया था। अब बज्जी जो लिच्छवी गणराज्य का एक संघ था बज्जी, उससे भी उन्होंने विवाह संबंध स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर 9 में आए दोस्तों। राजकुमारी चलहना या चेलना भी बोलिए दोस्तों इसको, ये चलहना या चेलना, ये चेलना, ठीक है ना।
राजकुमारी चेलना कौन थी? बोल रहा है कि राजकुमारी चेलना कौन थी? तो राजकुमारी चेलना कौन थी दोस्तों? बज्जी लिच्छवी राजकुमारी थी। कौन थी दोस्तों? लिच्छवी की राजकुमारी थी, ठीक है ना। राजकुमारी चेलना कौन थी दोस्तों? लिच्छवी की राजकुमारी थी, जिससे बिंबिसार ने विवाह किया था और वहां का जो संपत्ति था उसको उन्होंने अपने राज्य में मिला लिया था। निम्नलिखित किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्य की स्थिति मजबूत की थी? सबको पता है दोस्तों, बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए दोस्तों। अजातशत्रु के अवंती के हमले से बचने के लिए किलेबंदी की थी। उसने यह किला कहाँ बनवाया था? देखिए बोल रहा है अजातशत्रु एक शासक था दोस्तों, जो कि अपने साम्राज्य में हमले से बचने के लिए एक किले का निर्माण कराया था। वह किला कहाँ निर्माण करवाया था? तो अजातशत्रु दोस्तों राजगृह में एक किला का निर्माण कराया था अपने शत्रुओं को हमले से बचने के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 में आइए दोस्तों। मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? देखिए मगध की प्रारंभिक या प्रथम राजधानी जब पूछे या शुरुआती राजधानी पूछे तो वो राजगृह ही है दोस्तों। गृह बोलिए या राजगृह बोलिए, या तो राजगृह बोलिए, जिसको वर्तमान में अभी राजगीर के नाम से बिहार के बच्चे जानते होंगे, राजगीर के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए दोस्तों। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? बोल रहा है दोस्तों किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को, यहां को कर दीजिए, को राजधानी के रूप में चयन किया गया? कौन सा ऐसा शासक था जो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम राजधानी के रूप में? तो उदयन था दोस्तों। कौन था दोस्तों? उदयन था। क्वेश्चन नंबर 14 पे आए दोस्तों। उदयन के बाद मगध साम्राज्य पर किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ था? बोल रहा है दोस्तों उदयन के बाद मगध साम्राज्य पे किस राजवंश का शासन हुआ था? तो उदयन के बाद दोस्तों शिशुनाग वंश का स्थापना हुआ था। क्वेश्चन नंबर आइए दोस्तों 15 पे। मेगास्थनीज की पुस्तिका का क्या नाम है? मेगास्थनीज की पुस्तिका का नाम बहुत फेमस दोस्तों इंडिका, इनके पुस्तक का नाम है जो कि बहुत फेमस है दोस्तों, इंडिका। क्या है दोस्तों? इंडिका, बहुत फेमस है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 पे आइए। पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? बोल रहा है पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी बनाया था? अशोक महान ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या कनिष्क ने? देखिए बोल रहा है दोस्तों पाटलिपुत्र को इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी बनाया था? तो सर्वप्रथम राजधानी दोस्तों यहाँ ऐसे चंद्रगुप्त मौर्य दिया हुआ है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य से पहले भी बनाए हुए थे, लेकिन ऑप्शन के अनुसार से चंद्रगुप्त मौर्य ही सही है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए दोस्तों। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? बोल रहा मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में आप सभी को पता होगा दोस्तों चाणक्य एक थे, ठीक है ना, चाणक्य थे, ठीक है ना। ये कहाँ के गुरु थे दोस्तों? तक्षशिला विश्वविद्यालय के। कहाँ के दोस्तों? तक्षशिला विश्वविद्यालय के। यानी मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था दोस्तों? तक्षशिला था। क्वेश्चन नंबर 18 पे आइए दोस्तों। कौटिल्य के अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? बोल रहा है कौटिल्य वही चंद्रगुप्त के गुरु कौन थे दोस्तों? चाणक्य थे। और वही बोल रहा है उन्होंने ही कौटिल्य अर्थशास्त्र का एक बुक लिखा था जिसका नाम था कौटिल्य उन्हीं का नाम था, चाणक्य का ही नाम कौटिल्य था, जिन्होंने अर्थशास्त्र का एक बुक लिखा था। उसके अधिकरणों में कितने विभाग थे? बोल रहा उसके अधिकरणों में कितने विभाग थे? तो उसके अधिकरणों में दोस्तों टोटल 14 विभाग थे। कितने विभाग थे? 14 विभाग थे। क्वेश्चन नंबर 19 पे आइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? बोल रहा है निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? तो चंद्रगुप्त के ही नाम से वर्णन हुआ है दोस्तों, सबको पता। अशोक तो है नहीं, कुणाल है नहीं, बिंदुसार है नहीं, तो चंद्रगुप्त ही है आंसर के अनुसार से, तो ऑप्शन डी ही सही है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आइए दोस्तों। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन सा है? बोल रहा दोस्तों जिस ग्रंथ में, जिसके ग्रंथ में बोलिए या जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? बोल रहा वह कौन है? तो देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन विशाखदत्त का एक बुक था दोस्तों, उसमें वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों हमने कंप्लीट किया। इस तरह से दोस्तों अब लगातार ये सीरीज आते ही रहेंगे। अब तबीयत थोड़ा ठीक है, अगर तबीयत फिर से थोड़ा बहुत अगर खराब हुआ तो हो सकता है वीडियो ना आए,
लेकिन ये वीडियो लगातार आते रहेंगे। और आप सभी से दोस्तों ये है कि अगर आप सभी अगर नवादा से बिलोंग करते हैं, नवादा से हैं, अगर आप सभी नवादा से हैं तो नवादा में दोस्तों बिहार एसआई का, बिहार एसआई और बिहार बीएसएससी, बिहार एसएससी, ये दो एग्जाम का मॉक टेस्ट, ठीक है ना दोस्तों, ये 2 एग्जाम का मॉक टेस्ट लगातार कराया जा रहा है। आप नवादा में संपर्क कर सकते हैं न्यू यूथ सफलता एक्सप्रेस और गोवर्धन मंदिर के पास में। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं। अगर आप लोग को ऑफलाइन अगर पढ़ना हो तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ, रीजनिंग, जीके, ये सारी चीज़ की वहाँ पढ़ाई हो रही है दोस्तों। ऑनलाइन में है तो आप हमसे जुड़े रहिए, ऑनलाइन में स्टूडेंट इलाइट के ही नाम से आप जुड़े रहिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।